नेताजी रहते थे तो हमेशा चिंता जाहिर करते थे, किसानों की हालत ठीक नहीं है, जवानों को रोज नौकरियां नहीं हैं, व्यापारियों की स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या लगता है कि जब से नेताजी गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, जब मैं फील्ड में कवरेज करता हूं तो लोग कहते हैं कि आज संसद सूनी हो गई है, क्योंकि नेताजी जब से गए हैं किसानों की आवाज़ प्रमुखता से उठ नहीं रही। क्योंकि यूरिया का आप मुद्दा ले लीजिए, आज यूरिया के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, 2 बोरी यूरिया लोगों को नहीं मिल पा रही। इस पर आप अपनी पंक्तियों से और किस तरीके से आपके क्या राय, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो केवल एक बात इस बात में यूँ भी कहते हैं कि नेताजी के लिए ये 2 शब्द में यदि कहा जाए जी तो बड़ी बात होगी कि प्रजातंत्र में जनहित कैसे होता है। जी प्रजातंत्र में जनहित कैसे होता है ये बतलाया है, और कहा मुलायम सिंह ने जो कुछ वो करके दिखलाया है। आज किसान खाद के लिए लाठियां खा रहा है, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, आपके छात्र जो हैं, जो भविष्य है राष्ट्र का, वो परीक्षा के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी परीक्षा करा लो, परीक्षा नहीं कराई जा रही। इस मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के। नमस्कार, मैं हूं असित यादव और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी खबरों को देखते हैं और मैं नई नई चीज़ें जो समाज में घट रही होती हैं, समाज में किस तरीके की एक्टिविटी रहती है वो लेकर आता हूं, समाज में किस तरीके का वातावरण है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जाने मानी शख्सियत, संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राही जी हमारे साथ मौजूद हैं। और धर्मवीर सिंह राही जी से बातचीत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि ये वो समाज सेवी संस्था है जो लगातार गरीब कन्याओं की हाथ पीले करने का काम ये करते हैं और गरीब तमगे के जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनका इलाज कराने का भी ये लोग काम करते हैं। धर्मवीर राही जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज आप इटावा आए हुए हैं। सबसे पहले इटावा आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इटावा से आपका बहुत पुराना लगाव है, ऐसा हमें पता है। दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। देखिए, इटावा वो पावन माटी है। इटावा तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इटावा की माटी को लोग नमन करते हैं, क्योंकि माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह जी की ये जन्मभूमि और कर्मभूमि है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूं और आज मुझे आपके साथ इटावा में ही रूबरू होने का मौका मिला है, इसलिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि नेताजी का मैं अभिन्न अनुयायी रहा हूं और आज भी उनको एक आदर्श, एक अपने आइडियल के रूप में उनको मैं आज भी पूछता हूं और हृदय से उनकी पूजा करता हूं। अच्छा धर्मवीर सिंह राही जी, मैं आपसे ये जानना चाहता, चलते चलते बात करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो शुरुआती सफ़र था वो कब, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और नेताजी से पहली बार मुलाकात कब हुई और आपके किस तरीके के संबंध थे? नेताजी की मेरी मुलाकात नैनीताल में हुई। यहाँ पर नेताजी यहाँ मैनपुरी ज़िले में कप्तान रहे और डीजीपी से सेवानिवृत्त हुए गिरिराज साहब। तो उनकी बेटी के नाम से कमला होटल है नैनीताल में, वहाँ नेताजी का उनकी मित्रता थी, वहाँ आते जाते थे। तो एक छोटी सी घटना थी कि नेताजी के कुछ लोग उस समय 89-90 की सरकार में जो मंदिर आंदोलन चल रहा था, उसमें कुछ लोगों ने नेताजी के लिए बहुत टिप्पणी की थी, तो उसके खिलाफ हमने एक बयान जारी कर दिया था। तो इसलिए नेताजी ने वहाँ पूछा कि ये लड़का कौन है, तब मुझे बताया गया, तो मैं उनसे मिलने गया था। मैं वहाँ जॉब कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है और आप जैसे नौजवानों की और ज़रूरत है पार्टी को और समाज में दबे पिसे लोगों को, उनके लिए काम करने की। तो मैं नेताजी से जुड़ गया। फिर नेताजी ने 1991 में, समाजवादी जनता पार्टी थी, उसी समय हमने रिजाइन करके फिर मैं आया। तो नेताजी ने हमें युवा जो संगठन था, जो अनुसांगिक संगठन था पार्टी का, उसका जिलाध्यक्ष बनाया और लगातार फिर मैं नेताजी के मिशन में काम करता रहा और 2000 तक हमने नेताजी के साथ रह के, और समाजवादी पार्टी में भी कई पदों पर, जैसे आपके युवा लोहिया वाहिनी का था, यूथ ब्रिगेड का था, युवजन सभा का था, क्रांति प्रवक्ता पद। यूथ ब्रिगेड के जो बनाने में, मुलायम यूथ ब्रिगेड बनाने में इलाहाबाद के थे सुरेश सिंह यादव और एक मैनपुरी के थे विनीत यादव। इन लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने देवीलाल जो ब्रिगेड थी, ग्रीन ब्रिगेड थी हरियाणा में, उसके पैटर्न पे बनाई थी। तो तब से मैं नेताजी के साथ रहा और नेताजी से बहुत कुछ सीखा। और नेताजी के जो संकल्प थे, जो गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दबे पिसे मजदूर, खेतिहर जो लोग थे, जिनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, वो नेताजी उनकी आवाज़ बने। तो वहीं से मैंने प्रेरणा ली और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, बेसहारा है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों के लिए हमारा संवेदना फाउंडेशन काम कर रहा है।
अच्छा, संवेदना फाउंडेशन आपने कब बनाया था, इसका शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले गिरोर तहसील का आंदोलन हमने किया था 2014 में। गिरोर विधानसभा का जब अस्तित्व समाप्त हो गया तो उसके बाद हमने एक आंदोलन चलाया जी। तो उस आंदोलन में हम गांव-गांव गए तो गांव की जो जमीनी हकीकत थी जी, गांव का जो वास्तविक दर्द था जी, बच्चों का दर्द था, चिकित्सा का, शिक्षा का जो अभाव था वो मैंने जब देखा तो गिरोर तहसील जब बन गई 2015 में, जब उस तत्व में आ गई जी, और हम वो आंदोलन जीत गए जी, उसके बाद हमने संवेदना फाउंडेशन का गठन किया और ये संकल्प किया कि जीवन पर्यंत अब जो है जो नेताजी का सपना था, नेताजी जिन लोगों के लिए लड़ रहे थे, जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे थे, उन लोगों को जरूरत थी, समाज के उन दबे पिछे लोगों की जरूरत थी जो गांव में रहते हैं, उन पे चिकित्सा के लिए पैसा नहीं है और कई लोग ऐसे जिनके बाप खत्म हो गए, वो बच्चे अनाथ से हो गए हैं। तो उन बच्चों को हमने लाने का आगे काम किया, उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रयास किया, गरीब बेटियों का कन्यादान, और अभी आओ गंगा नदी आपने सुना होगा करेल में, जी, जी, जो 45 वर्ष से अस्तित्व विहीन थी। हाँ, इन्हीं योगी जी की सरकार में हमने जो आंदोलन किया उस आंदोलन के तहत वो नदी भी खुद गई। तो कुल मिला के उन्हीं दिशा में अभी हमारा कम से कम, अभी एक जयश्री यादव का एक था जो 1 साल की बच्ची थी, उसको 14 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, उसके लिए भी हम लोगों ने मुहिम चलाई और सफल हुए और 9 करोड़ क्राउड फंडिंग हुई और 5 करोड़ अमेरिका सरकार ने लिए, तो उस बच्ची को भी जीवन दान मिला। तो लक्ष्य केवल यही है जी, कि हमारे समता मूलक समाज की जो नेताजी का परिकल्पना थी, नेताजी ने जो सपना देखा था कि गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी का जब तक आदमी संपन्न नहीं होगा तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, राष्ट्र में एकता नहीं आएगी, क्योंकि अपनी एक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी का भी सपना नेताजी ने देखा था। तो वो सपना तभी पूरा होगा जब गांव झुग्गी झोपड़ी का बच्चा कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अच्छा, संवेदना फाउंडेशन है जो आपका, क्या इसे कोई राजनीतिक भी पूरा प्रवेश इसका है, या फिर आपका राजनीति से मतलब क्या माना, किसी पार्टी के साथ कोई? हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा किसी पार्टी के साथ हमारा कोई टाई अप नहीं है। हाँ, जब चुनाव आए हैं तो जिन लोगों ने हमसे समर्थन मांगा और हमें लगा कि जनहित की लड़ाई में ये आदमी सक्षम है, हमने उनका चुनाव में समर्थन किया। पार्टी से हमारा, किसी भी राजनीतिक दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो हमारा स्वयं का संगठन है और स्वतंत्र रूप से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आज का जो दौर है, राजनीति का दौर और पहले वाला दौर, चूँकि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ आपकी नज़दीकियाँ रही हैं, जी जी, और बैठना उठना रहता था, नेताजी की आप कार्यशैली देखते थे जी। क्या महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको नेताजी के जाने के बाद गायब से नज़र आ रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा है कि पुराने समाजवादियों की उपेक्षा, जो नेताजी को पार्टी में इतनी मजबूती देना, पार्टी का जन्म से लेके वयस्क होने तक की जिस लड़ाई में जो लोग शामिल थे, जिनका खून पसीना तन मन धन सब समर्पित है, ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी की जो वर्तमान जो नेतृत्व है उसने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है और हर जिले में पुराने समाजवादियों की उपेक्षा हो रही है। संगठन कोई भी हो, दल कोई भी हो, परिवार कोई भी हो, जहां पुराने और जमीनी लोगों का जहां पर हस्तक्षेप खत्म हो जाता है तो अवसरवादी चाटुकार किस्म के लोग हावी हो जाते हैं। वही आजकल जो चल रहा है, वो चाटुकारता और वो सब करके जो है वरिष्ठ लोगों का, जो नेताजी के बहुत पुराने साथी रहे हैं, वो आज अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, हर क्षेत्र में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यही एक पार्टी का कमजोरी का असली कारण है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि नेताजी 3-4 चीज़ों को लेके हमेशा सदन में या विधानसभा में हमेशा बोलते थे, किसान, जवान और नौजवान और व्यापारी। तो जब नेताजी रहते थे तो हमेशा चिंता जाहिर करते थे, किसानों की हालत ठीक नहीं है, जवानों को नौकरियां नहीं हैं, व्यापारियों की स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या लगता है कि जब से नेताजी गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, जब मैं फील्ड में कवरेज करता हूं तो लोग कहते हैं कि आज संसद सूनी हो गई है, क्योंकि नेताजी जब से गए हैं किसानों की आवाज़ प्रमुखता से उठ नहीं रही। क्योंकि यूरिया का आप मुद्दा ले लीजिए, आज यूरिया के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, 2 बोरी यूरिया लोगों को नहीं मिल पा रही। इस पर आप अपनी पंक्तियों से और किस तरीके से, आपके क्या राय, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो केवल एक बात, इस बात में यूँ भी कहते थे कि नेताजी के लिए
ये दो शब्द में यदि कहा जाए जी तो बड़ी बात होगी कि प्रजातंत्र में जनहित कैसे होता है जी। प्रजातंत्र में जनहित कैसे होता है ये बतलाया है, और कहा मुलायम सिंह ने जो कुछ वो करके दिखलाया है। आज किसान खाद के लिए लाठियां खा रहा है, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, आपके छात्र जो हैं, जो भविष्य है राष्ट्र का, वो परीक्षा के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी परीक्षा करा लो, परीक्षा नहीं कराई जा रही। इस मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, गरीबों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आज निश्चित रूप से खरी नहीं उतर रही है। उन मुद्दों को लगाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आज जब अभी विधानसभा में विधायक और मंत्रियों का 41% जी इनके वेतन भत्ते सुख सुविधाएं बढ़ाई गई। प्रदेश में, देश में कोई पार्टी नजर नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं कहा कि हमें साहब नहीं चाहिए। अरे इनको चाहिए था। ये कहते कि ये जो बजट मंत्री और विधायकों को दिया जा रहा है, ये किसानों की एक योजना में खर्च करिए ताकि किसान हमारा मजबूत हो। लेकिन नहीं, अपनी सुविधाओं के लिए राजनीति हो रही है। और हम तो यूँ कहते हैं कि पक्षी समझते हैं गगन बदला है, सितारे समझते हैं चमन बदला है जी। मगर मरघट की खामोशी ये कहती है, हाँ। मगर मरघट की खामोशी ये कहती है तो लाश वही केवल कफन बदला है तो लाश वही सिर्फ कफन बदला है। नेताजी ने जमीन से लेकर के, सड़क से लेकर संसद तक गरीबों की आवाज को बुलंद किया है। एक मुझे संस्मरण याद है कि 10 सितंबर को रामकोला देवरिया में आप सोचिए कि एक किसान का अपमान पुलिस वाले ने किया था। उस समय प्रदेश में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी जी। तो आप सोचिए नेताजी ने उस एक किसान के सम्मान के लिए आंदोलन किया, प्रदेश व्यापी आंदोलन किया, जिसमें मुझे भी 18 दिन में भी नैनी जेल में रहा था। अच्छा, नेताजी के साथ आप जेल में भी रहे? जेल में, नेताजी बनारस जेल में थे। और हमारा जो युवा अनुसांगिक संगठन था वो यूथ वाला सुरेश सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों के साथ नैनी जेल में थे, जिसमें जनेश्वर मिश्र जी वगैरह, रामेश्वर दयाल वाल्मीकि वगैरह जेल में गए थे। तो आप सोचिए कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तमाम दलित शोषित लोग, बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, उन मुद्दों पर हम शून्य बैठे हैं। किसान की खाद पे लाठियां पड़ रही हैं, हम शून्य बैठे। आज नेताजी होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को चलने नहीं देते। नेताजी के साथ इतना बड़ा जनबल था, उनकी वाणी में इतना ओज था, क्योंकि अब जब तक सड़क पे नहीं लड़ेंगे, जनता की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तब तक आपका नेतृत्व सफल कैसे होगा। अच्छा, चूँकि आपकी कविताएं बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, आप अपने शब्दों से कहते हैं कि बड़े बड़े मंचों से वो प्रहार करते हैं कि जो लोग संसद में नहीं कर पाते हैं, सदन में नहीं कर पाते, वो आपके शब्द कर जाते हैं। तो क्या वो शब्द हैं, कौन सी वो कविताएं हैं जो आज की स्थिति है, अभी किसानों की स्थिति है, उस पर अगर आपने कुछ लिखा हो तो सुना दीजिए। मैं केवल ये इतना सा मैं बता दूं, सभी नेताओं की दशा ये हो गई है कि जनता केवल वोट के समय याद रहती है नेताओं को। चुनाव के बाद उस जनता को वो लोग जानते ही नहीं है कि होती क्या है। तो एक थोड़े से छोटे व्यंग के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि एक तो मैं बता दूं 4 लाइनों में कि लोग कहते हैं कि गरीबी मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, गरीबी मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, गरीबों के लहू तो इनकी गाड़ियों का ईंधन है। ये गरीबी कैसे मिटाएंगे? गरीबी अगर मिट गई देश से तो ये नेता क्या रिक्शा चलाएंगे? बहुत बढ़िया। गरीबी अगर मिट गई देश से तो ये क्या रिक्शा चलाएंगे? दूसरा, जनता का और नेता का संबंध क्या? केवल अब राजनीति व्यापार है कि हम व्यापार करने आए, हमें जिता दो, 5 साल हम तुम्हें नहीं ढूंढेंगे। चुनाव में चरण होते हैं तो पहले चरण का मतलब होता है कि नेता जनता के 1 महीना चरणों में रहता है और 5 साल जनता नेता के चरणों में रहती है। ये तो चरण है। और हमने तो एक व्यंग छोटे के माध्यम से कि एक बेरोजगार नवयुवक ने बेरोजगारी से तंग आकर नदी में छलांग लगाई, तभी एक नेता ने पकड़ ली उसकी कलाई, बोले सुन मेरे बड़े भाई, अभी देश में चुनाव आ रहे हैं, एक आप हैं जो चुनाव से पहले ही आत्महत्या करने जा रहे हैं। चुनाव से पहले आत्महत्या करना महापाप है। इस पाप से बचने के लिए कुछ पुण्य तो कमाइए। आप अपना बेशकीमती वोट हमें दे जाइए, कल आप शौक से मर जाइए।
वैसे आपकी जो लाइनें हैं वो बहुत लोग प्रभाव छोड़ती हैं। अब ये बताइए कि अभी चुनाव आने वाला है, जो आपने कहा है, तो उसी पर मैं बात करता हूँ। क्या रुख रहने वाला है? क्या लगता है कि धर्मवीर सिंह राही, आपका जो संवेदना फाउंडेशन है, वो किस तरफ जाने वाला है? क्या देख रहा, हवा क्या है? हमारी पूरी संवेदना फाउंडेशन की टीम डोर टू डोर लगी हुई है। जनता जो हमसे कहेगी, जनता का जो निर्णय होगा, जनता कहेगी इस पार्टी के साथ रहो, जिसने मेरा हित किया, हमारा संवेदना फाउंडेशन उस पार्टी का समर्थन करेगा। और यदि ऐसे हालात नहीं पैदा हुए तो हमारे पास तमाम इंजीनियर हैं, तमाम डॉक्टर हैं, तमाम नौजवान चेहरा हैं जो समाज की रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर हम उन पर भी दाव लगा के देख लेंगे, हमें कौन सी दिक्कत है। मैनपुरी की राजनीति बड़ा कठिन है और आप वहीं से आते हैं। अरे मैनपुरी की राजनीति का जन्म, हम तो 91 से, हमें मैनपुरी की राजनीति के बारे में कोई क्या बताएगा। हमने तो 96 में पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ लिया था इतनी कम उम्र में। हमें मालूम है कि मैनपुरी की राजनीति क्या है। मैनपुरी की राजनीति इतनी गौरवशाली है, कुछ चंद चमचे वहाँ की राजनीति की फिजा खराब कर रहे हैं। उनके पास कोई वजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो हमारे विद्यालय के खिलाफ FIR कराई। आज मैं 32 मुकदमा झेल रहा हूँ तो समाजवादी पार्टी की देन है। और मैंने कल तेज प्रताप को चुनाव जिताया। तो इनका मतलब है कि जो लोग जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, वो चाटुकार लोग जो हैं हाई कमान तक उन लोगों को नहीं पहुंचने देते। उन्हें डर रहता है कि यदि धर्मवीर राही जैसा आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या चचा शिवपाल सिंह जी से मिल गया तो फिर हमारी कलई खुल जाएगी। हमारी जो दलाली चल रही है, जो हमारी जो स्लीपर सेट होते हैं, जो मतलब रात में बीजेपी के यहाँ जा रहे हैं और दिन में समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ रहे हैं, ऐसे लोगों की पोल खुल जाएगी। इसलिए जो जमीनी कार्यकर्ता, जो नेताजी के साथ जिन्होंने काम किया, नेताजी के लिए रात दिन जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके जिन्होंने काम किया, आज वो समाजवादी पार्टी में उपेक्षा के शिकार हैं, अपमानित हो रहे हैं। तो बस उनकी पीड़ा ही हमारी पीड़ा है। हमारा तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा बुजुर्ग जो नेताजी के साथ काम कर रहा था, कई नौजवान हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए लगा दिया, आज उन लोगों को अपमानित महसूस होना पड़ रहा है। उनकी किसी नेता से मुलाकात नहीं होती, घंटों के हिसाब से नहीं होती। तो ये उपेक्षा है, उनका दर्द है। और जब दर्द जब घाव में तब्दील होता है तो फिर बगावत पैदा होती है। तो विरोध पार्टी से नहीं है, नेताओं, बड़े नेताओं से नहीं, लेकिन छोटे नेताओं पर बड़े नेताओं का कोई प्रभाव नहीं है और अंकुश नहीं है। इसलिए उपेक्षित हो रहे हैं नेताजी के ज़माने के समाजवादी। तो अच्छा, अब आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब आपको ये यात्रा, चूँकि हम लोग बहुत देर से बातचीत भी कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि चूँकि समय बहुत कम है, अभी जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम अपना कोई भी प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारेंगे, सारे लोग हमारे हैं, चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव को अब 2027 की कुर्सी दिखाई दे रही है? वो कैसे भी कैसे करके वो एक ही कारण है कि भाई यहाँ पर दावेदार मान लीजिए लड़ाएंगे ये चुनाव एक को, और दावेदारी वहाँ पे 10 कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से निर्णय लिया कि भाई इस चुनाव, विधानसभा आसन्न चुनाव हैं, तो 9 एक ही बार में विरोध में आ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इसको जो है टालने के लिए उन्होंने सीधा निर्णय ले लिया कि हम पंचायत चुनाव भाग नहीं लेंगे, जो लड़ेगा वो जीतेगा। उनका शायद यही सोच रहा होगा। अच्छा, अब चूँकि हम लोग बातचीत ख़त्म करते हैं, काफ़ी समय से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ चंद लाइनों से ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप अगर कहते हैं कि शुरुआत भी आपसे शेर व शायरी से हुई, कविताओं से हुई, तो इसका अंत भी कविताओं से होना चाहिए। चलिए मैं आज पूरे देश के नौजवानों का दर्द बता रहा हूँ। इस दुनिया में गरीब आदमी से लेकर के कोई नौजवान तक खुश नहीं है। 4 पंक्तियों से हर आदमी फर्जी हंसी हंस रहा है कि ढूंढता है हर जगह जो फूल वह माली नहीं है, ढूंढता है हर जगह जो फूल वह माली नहीं है, वो सिर्फ जलते दीप का त्योहार दिवाली नहीं है। राज सारा जिंदगी ने इस तरह बतला दिया रही कि ये होठ तो हंसते रहे मगर दिल दर्द से खाली नहीं है। बहुत बढ़िया। और देश में जो जाति के लोग राजनीति करते हैं उनको मैं कहता हूँ कि ये देश समतामूलक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ तो हम देश के लिए कह सकते हैं कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू, बड़ी सौंधी सी लगती है मेरे गांव के खेत खलिहान की खुशबू।
मेरी एकता अखंडता को मिटा सके ये किसी में दम नहीं। यहाँ तो हर जिस्म से आती है हिंदुस्तान की खुशबू, यहाँ तो हिंदुस्तान की खुशबू। और यहाँ पर अगली पंक्ति के साथ आप सब चैनल और सारे देश के नौजवानों को केवल इस पंक्ति के साथ मैं उन्हें समर्पित करता हूँ कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, आदमी का वंश ही परिवार मेरा है, आदमी का वंश ही परिवार मेरा है। दर्द बहुत झेले हैं जिंदगी में हमने, इसीलिए आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है, आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है। तो हमारे साथ धर्मवीर राय जी थे और इनसे बहुत लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने पूरे उस किस्से पर अपनी चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे। नेताजी को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई 2027 के चुनाव को लेकर, और कई ऐसे टॉपिक पर बातचीत हुई जो किसान करना चाहता है, व्यापारी करना चाहते हैं, नौजवान करना चाहते हैं। उन सब बातों पर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। इस पूरी जो हम लोगों की बातचीत हुई, इस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पूरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं विदा लेता हूँ, आशित यादव।